हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है। तो कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित जो नोट्स थे वो देखे थे और उसके बाद 30 जो प्रश्न थे वो कर लिए थे। अब हम आज इसमें जो आगे वाले प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। तो कल जो हमारा प्रश्न करने का जो तरीका था वो हमने देखा ही था, क्योंकि हम टीम में जो एक एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और हम आराम से क्लास कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें। इस वजह से हमने कल 30 ही प्रश्न किए थे और वहीं पे होल्ड करी थी। तो कल हमने ये वाला प्रश्न कर ही लिया था कि संघीय मंत्री परिषद के सभी जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो डी था, केवल लोकसभा के प्रति। तो अब हम इससे एक माइंड में रिकॉल हो गया। अब इससे हम आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। अब वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कह रहा है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये सही है, हमने देखा भी था कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और वो कौन सा अनुच्छेद था? तो 75(3) था। दूसरा कह रहा है कि संघ के जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे या पद पर धारण या पद पर रहेंगे। तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कह रहा है प्रधानमंत्री न होकर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। और जो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 75(2) था। ठीक है, तो इस तरह जो इसका आंसर है वो केवल ए। अब वो कथन दे रहा है और कथन में पूछ रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो फिर गलत हो गया है, क्योंकि हमने देखा था कि जो मंत्रिपरिषद है वो अनुच्छेद 75(3) में बार बार आपको बता रहा हूँ, इससे याद हो जाए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कारण आ रहा है वो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कारण सही है। देखिए, आपको वो घुमा रहा है, वो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये बात तो सही है कि दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो आपको घुमा रहा है कि जब दोनों सदन के सदस्य मंत्री बन सकते हैं तो फिर दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका कारण मैंने बताया था कि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है और ये प्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है। तो कथन पहला गलत है पर कारण सही है, यानी जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन, जिसे हम क्या कहते हैं तो लोकसभा कहते हैं, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अतः कथन एक गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमने देखा था कि जो मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री सलाह करेंगे इस पर, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाएंगे। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण आर भी सही है।
इस प्रकार जो कारण आर सही, यानी या तो सदस्य होना चाहिए दोनों में से, अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी या लेनी होगी। वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कह रहा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जरा बड़ समझिए, तो बड़ कह रहा है संसद। तो हमने देखा था कि संसद नहीं है, अनुच्छेद जो 75(3) है वो लोकसभा की बात करता है, लोकसभा। तो फिर गलत हो गया ये। जब ये गलत हो रहा है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा सही है। हम देख भी सकते हैं और बिना देखे भी लगा सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल बी सही है। अब हम देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो सही है कि जो अनुच्छेद 75(2) है वो इसको बताता है। तीसरे में कह रहा है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो हमने जो अनुच्छेद 78 देखा था उसमें स्पष्ट रहा है कि प्रधानमंत्री के कुछ दायित्व होंगे, किसके प्रति, तो फिर राष्ट्रपति के प्रति होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति। जिसके अंतर्गत यानी संसद में वो कह रहा है कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होती है और राज्यसभा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो जो 75(2) है वो स्पष्ट कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद जो 78 है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी, कि वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के जो सभी निश्चय हैं राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। वो कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट तरीके से नहीं दिया गया लेकिन व्यवहारिक रूप में हमें उसे लागू करते हैं। तो पहला जो कह रहा है कि वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी का भी सदस्य हो सकता है। अब हम डी से देखते हैं कि अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। तो गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद त्याग या पद खाली होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति उसके पदों के जो कार्य हैं पद से संबंधित उनका निर्वहन करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस पद से जुड़े कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह ये गलत है। जो तीसरा है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, और जो ऑप्शन बी है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो जो ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्ट तरीके से कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन जब सदन में बहुमत नहीं रहता है तो फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर रहने का अधिकार है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करता रहे। तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो दे
तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। पूछ सकता है कि इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है या संविधान में उल्लेखित है, तो नहीं है। किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 75(3), तो पूछ सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। तो अनुच्छेद कोई और नहीं 75(3) ही है। के कारण यह परंपरा है कि वो बहुमत खोते ही त्याग पत्र दे देता है। अब वो पूछ रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो न्यायपालिका के अधीन तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो अनुच्छेद 50 है उसमें सेपरेशन और पावर दिया है। चुनाव आयोग के अधीन नहीं रहेगी, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन नहीं रहेगी, बल्कि विधायिका के अधीन रहेगी। विधायिका का मतलब होता है कि जो संसद है, यानी जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, तो लोकसभा के अंतर्गत इसे रहकर कार्य करना होता है, क्योंकि अनुच्छेद जो 75(3) है वह स्पष्ट कहता है कि कार्यपालिका उसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी, और जब उत्तरदायी रहेगी तो उसी के अधीन रहकर कार्यपालिका को कार्य करना होता है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो भारत में शासन की प्रणाली है वो संसदात्मक है, और जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें एक नाम मात्र का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जैसे हम भारत में राष्ट्रपति कहते हैं, एक दूसरा मुख्य जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और विवरण दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें वो पूछ रहा है कि किस सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अब पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है तो कौन सा सदन लाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव वही सदन ला सकता है जिस सदन के प्रति कोई उत्तरदायी होगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो अगर मैं किसी के प्रति उत्तरदायी हूँ तो अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ, या वो व्यक्ति मुझे हटा भी सकता है। सॉरी, मैं नहीं हटा सकता, वो मुझे व्यक्ति मुझे हटा सकता है। इसी तरह जो लोकसभा है वो उसके प्रति जो कार्यपालिका का जो उत्तरदायित्व है सामूहिक 75(3) के तहत, जब उससे लगता है कि सदन में सरकार का विश्वास नहीं रहा तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाके यह इंगित कर सकता है कि सरकार को सदन में अब विश्वास नहीं है। अगर जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना होगा। तो लोकसभा, ठीक है, न कि राज्यसभा। दोनों सदनों के अलग अलग नहीं, क्योंकि राज्यसभा में लाया नहीं जा सकता, इसलिए ये भी गलत है। और दोनों की सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये भी गलत है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक हमने देखी थी वो अनुच्छेद 108 में है। जो सामान्य विधेयक हैं उनके लिए इनका प्रावधान किया गया संयुक्त बैठक का। अब वो पूछ रहा है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा में जो नियंत्रण होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, या किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार देना या किसी व्यक्ति को बैठाना। तो इस तरह जो स्पीकर है वो अनुमति दे सकता है, यानी व्यक्तिगत वक्तव्य, यानी उसे अपनी बात कहने के लिए। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन
संबंधी जो नियम है 1999 में बनाए गए थे। इसके अंतर्गत जो मंत्री है वो अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री ये वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर त्यागपत्र दे रहा है और बोलना चाहता है तो बोल सकता है और उसकी अनुमति स्पीकर देगा। अगर वो व्यक्ति नहीं बोलना चाहता तो जो स्पीकर है वो उसे बाध्य नहीं करेगा कि बोलना ही होगा। वो चुपचाप में अपना त्यागपत्र दे के और अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। वो पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो एक बात आप समझिए कि भाई जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम लोकसभा के सदस्यों की सहमति तो होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति चाहे तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लिया जाए, तो फिर ऐसे तो सरकार चली नहीं पाएगी। तो उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, वो है 50। जब 50 व्यक्ति समर्थन करते हैं तब वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा की जो प्रक्रिया और संचालन संबंधी जो नियम 198 है उसके तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोक अविश्वास जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, कितने सदस्य? तो 50 सदस्य। अब वो पूछ रहा है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो 50 है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए। फिर वो कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये भी बताइए। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सही है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, जो उसका नियम है 198 उसमें उल्लेख किया गया है। दूसरे में कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो मैं अभी देखा, मैंने बताया था कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। इस तरह जो ऑप्शन सी दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 75(3) है के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, अतः अविश्वास प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का जो प्रत्येक सदन है अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बनाएगा। तो ये अधिकार नियम बनाने का कौन सा देता है? तो अनुच्छेद जो 118(1) है। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख है वो संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में। अब वो पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सा या कौन सी कथन स्थिति सही नहीं है। यानी जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया तो तब क्या क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो यही सही नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू किया जाता है। तो इसका राष्ट्रपति शासन से कोई संबंध नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ये सही है। इसका जो मतलब है ये है कि मान के चलिए राष्ट्रपति को लगता है कि अभी कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो तब तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कहेगा कि आप बने रहिए। जब उसका विकल्प मिल जाएगा तो फिर त्यागपत्र दे देंगे। तीसरा है कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। तो यही सही है। तो यहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब यही है, या तो कोई अन्य जो सदस्य है, अन्य जो दल है वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, अगर नहीं है तो फिर सरकार का जो सदन है उसका विघटन हो जाएगा और हमें नए चुनाव कराने होंगे। ऐसा 90 से 2000 के बीच में हमने कई बार चुनाव देखे हैं। जो लास्ट है वो कह रहा है कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पद का जो पदभार है उसका निर्वहन करेगी। तो ये भी सही है, क्योंकि जब नया चुनाव कराना होता है तो जो मंत्रिपरिषद है वो नई मंत्रिपरिषद आएगी तब तक बनी रहती है, क्योंकि किसी भी पद को हम खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं, फिर सरकार का कार्य कैसे हुआ, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए नई सरकार आने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता दूं आपको कि जो जब किसी राज्य का प्रशासन नहीं चल रहा है या फिर किसी राज्य में अगर चुनाव हुआ, वहाँ पे अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब हम राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की व्यवस्था नहीं है। तो केंद्र में कोई राष्ट्रपति शासन लागू जैसा प्रावधान नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अब वो पूछ रहा है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री था बना। तो जो एमपी के लोग देख रहे हैं वो एमपी का प्रश्न है, तो एमपी से संबंधित पूछ रहा है। तो कैलाशनाथ जो काटजू थे वो पहले तो गृह मंत्री बने और बाद में रक्षा मंत्री बने थे, और जो बने थे तब उनका प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे। तो इस तरह ऑप्शन सी सही। कैलाशनाथ जो काटजू हैं काटजू जो थे वो नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान वे मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे। ठीक है, तो सीएम भी रहे। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो यहाँ पर डाउट है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। तो व्याख्या देखते हैं हम। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1947 तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अब वो पूछ रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का जो कानून है वो मंत्री कौन था, यानी प्रथम मंत्रिमंडल कानून का जो कानून मंत्री पूछ रहा है। तो कानून मंत्री आपको सभी को पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि यानी कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में जो कानून मंत्री थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है उसमें वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो केवल 3। डॉक्टर जो सॉरी CH बाबा है ना, उनका जो मंत्रालय था वो दोनों में अलग था। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल है जो 1947 में बना था, उसमें पोर्टफोलियो इस प्रकार थे। तो जो जगजीवन राम थे वो श्रम मंत्री थे, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जो CH भाभा थे वो वाणिज्य मंत्री थे, और जो सरदार बलदेव थे वो रक्षा मंत्री थे, यानी सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अब जो पुनर्गठित जो अंतरिम सरकार थी 1947 में, जो पोर्टफोलियो था वो देख लेते हैं। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, तो देखिए यहाँ पे भी श्रम मंत्री थे, यहाँ पे भी श्रम मंत्री थे, तो समान था। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तो दोनों में समान है। CH बाबा खान एवं विद्युत कार्य मंत्री थे, तो यहाँ पे ये अलग है क्योंकि यहाँ पे खान एवं विद्युत कार्य, यहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय। और सरदार बलदेव सिंह जो रक्षा मंत्री थे, तो एकमात्र जो मंत्रालय जिनका अलग था वो CH भाभा खान और विद्युत कार्य। ठीक है। अब पूछ रहा है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री थे वो देवी गौड़ा थे। ठीक है। भारत के अगर व्यक्ति के अनुसार जो 12वें प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करने में, तो HD देवगौड़ा थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। तो ध्यान रखिए कौन से हैं, तो 15वें। अगर कभी पूछे तो आप लगा दीजिए। अब वो कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं और उनका जो कार्यकाल है उसे सम्मिलित कीजिए। तो जो देवेगौड़ा थे उनका जो कार्यकाल था वो 1990 से 1991 तक। इसके बाद जो चंद्रशेखर थे उनका जो कार्यकाल है वो 1997 से 1998। लेकिन एक सेकंड, हम शायद गलत मिला रहे हैं। उल्टा मिलाना पड़ेगा ऐसा। तो 1999 से 2004 तक कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। जो उनका बाद वाला कार्यकाल था वो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक इन्होंने पूरा कार्यकाल किया था। ठीक है। उसके बाद 1989 से लेके 1990 तक देवेगौड़ा रहे थे। ठीक है। इसके बाद जो 1990 से लेके 91 तक चंद्रशेखर रहे थे। ठीक है। इसके बाद 97 से 98 तक विश्वनाथ BP सिंह थे ना, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक सेकंड, गलत हो रहा है। डी यानी 1996 से 97 तक विश्वनाथ प्रताप का जो कार्यकाल था वो 96 से 97 था, और 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल था। ठीक है। इस तरह ही सही होंगे। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए।
तो जो एच.डी. देवगौड़ा थे उनका जो कार्यकाल है वो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997, ठीक है। और जो चंद्रशेखर थे उनका जो कार्यकाल है वो 10 नवंबर 1990 से लेकर 1991, 21 जून। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक, 22 मई 2004 तक। इंद्र कुमार जो गुजराल है उनका जो कार्यकाल है वो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। बीपी सिंह का जो कार्यकाल है वो 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक। इस तरह उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी जो वाजपेयी है उपयुक्त अवधि के पूर्व 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल था ना वो बहुत कम था, 12-13 दिन ही था, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, एक से अधिक बार, ठीक है। तो इंदिरा गांधी भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है और अटल बिहारी वाजपेयी है। तो किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है ये देखना होगा हमें। तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि जो गुलजारी नंदा है, लाल नंदा है, वो कार्यवाहक भी रह चुके हैं, इसलिए चारों ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनमें जो गुलजारी लाल नंदा है 2 बार, ठीक है। मैंने बताया था कि कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए हमें देखना पड़ा। अब जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन है वो अलग है, एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। वो कह रहा है कि 2 एक से ज्यादा बार तो पद धारण किया हो, लेकिन एक साथ नहीं, कुछ उसमें अंतर होना चाहिए, यानी कुछ बीच में कोई और आ गया हो। तो पहला है कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक से अधिक कार्यकाल ग्रहण किए थे, लेकिन उनके जो कार्यकाल थे वो लगातार थे, इस वजह से हमें जो ऑप्शन है वो तीसरा, चौथा, पांचवा सही होगा। तीसरा, पांचवा, जो चौथा लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नहीं थे। तो गुलजारी लाल नंदा हमने देखा था कि 2 बार कार्यवाहक रहे थे। इंदिरा गांधी जी भी 2 बार रही थी, लेकिन एक बार 80 के समय और उससे पहले। अटल बिहारी जो वाजपेयी है वो हमने देखा था कि एक बार 1996 में, और उसके बाद जो 2004 तक चला जो कार्यकाल 1998 से लेके, तो इस तरह 2 बार ये भी रहे थे और उसमें अंतर भी रहा। तो इस तरह जो आंसर है वो सी है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में समय अंतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 64 से 9 जून 64 तक, एवं दूसरी बार 11 जनवरी 66 से 24 जनवरी 66 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो ये आप चीज ध्यान रखिए कि जो गुलजारी लाल नंदा है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में, और जो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 96 में और दूसरी बार मैंने बताया था कि 98 में, 2 समय अंतरालों के बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है उसमें अंतराल नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। तो जो प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ऑप्शन सी। तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर जो शास्त्री थे उनकी मृत्यु देश के बाहर
ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। अब वो निम्नलिखित राज्यों और उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इससे पहले किसी राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। अब कौन कौन से राज्य के सीएम रह चुके हैं इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अच्छी तरीके से कौन सा आता है। तो हमें अभी पता है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनका हमें पता है कि गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो इससे अगर हम देखते हैं कौन सा है, ई का तीसरा है। तो ई का तीसरा भी, इसमें सभी के तीसरे हैं, ठीक है। जो चरण सिंह थे वो उत्तर प्रदेश के रहे थे। पीवी जो नरसिम्हा राव हैं वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के। अविभाजित आंध्र प्रदेश का मतलब है कि 2014 से पहले का जो आंध्र प्रदेश था उसमें तेलंगाना था उसके, क्योंकि 2014 के बाद एक तेलंगाना नया राज्य बन गया है, ठीक है। तो हम मिला लेते हैं पहले का दूसरा और डी का पहला। पहले का दूसरा और डी का पहला। तो पहले का दूसरा तो ए भी है पर डी का पहला नहीं है। तो इस तरीके से जो आंसर है यही होगा, ठीक है। अब हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो पी वी नरसिम्हा राव थे वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। जो मोरारजी देसाई थे वो बम्बई के सीएम रहे थे। और जो एच डी जो देवगौड़ा थे वो कर्नाटक के सीएम रहे थे। और जो चरण सिंह थे वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के। अच्छा ये भी बता दूं मैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हो गया था और इससे एक जो नया राज्य बना था वो यूके यानी उत्तराखंड बना था। इसलिए जो अविभाजित उत्तर प्रदेश और अविभाजित जो आंध्र प्रदेश है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और जो नरेंद्र मोदी जी है वो गुजरात के सीएम रह चुके हैं। इस तरह अगर प्रश्न पूछता है वो तो आप जरूर टिक करिए, सही टिक करिएगा। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो अभी हमने क्या देखा था, देखिए फिर देख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो एच डी देवगौड़ा थे वो कर्नाटक के थे। तो एच डी देवगौड़ा कहाँ के थे, कर्नाटक के थे, तो गलत हो गया। पीवी जो नरसिम्हा राव है वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे, तो ये भी गलत हो गया। और मोरारजी जो देसाई है वो बम्बई के सीएम रह चुके थे। बम्बई अब बम्बई तो 1960 है उससे पहले जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो बम्बई के रूप में जाना जाता था, ठीक है। लेकिन 1960 में उनका विभाजन करके 2 राज्य बना दिए। तो इस तरह जो उसका आंसर है वो चंद्रशेखर होगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और जो मोरारजी देसाई हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। जो महाराष्ट्र अब कह सकते हैं वर्तमान में। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे, ठीक है। अब जो पूछ रहा है वो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो हमने देखा था कि मोरारजी जो देसाई है वो बम्बई के रहे थे। पीवी जो नरसिम्हा राव है कहाँ के रहे थे बताइए। और जो चरण सिंह है वो यूपी के रहे थे। चलिए मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है कि पीवी नरसिम्हा राव
आंध्र प्रदेश के, ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको। तो पीवी जो नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, ठीक है, एपी। और जो नहीं थे वो चंद्रशेखर थे। तो आपको एक चीज अच्छी तरीके से याद रखनी है कि चंद्रशेखर किसी भी राज्य के सीएम नहीं रहे पीएम बनने से पहले। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। प्रश्न पढ़िए कि वो कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उसमें लोकसभा के सदस्य थे। तो जो चंद्रशेखर है वो पीएम जब बने थे वो तब लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप जानते हैं कि उन्होंने राज्यसभा से प्रतिनिधित्व किया था, और इन्होंने भी राज्यसभा से प्रतिनिधित्व किया था। और जो देवगौड़ा है वो भी राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करते। तो चंद्रशेखर एक मात्र ऐसे हैं, एकमात्र इनमें, ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने लोकसभा में, यानी जिस समय जो पीएम थे वो उस समय लोकसभा के सदस्य थे। तो देवेगौड़ा, आई के गुजराल और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे, और इस दौरान भी बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। तो किससे? तो बलिया से, ठीक है। अब जो पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि जो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री किस समय संसद में, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा में, कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। तो चौधरी चरण सिंह थे। और मैंने बताया था कि जो चौधरी चरण सिंह थे वो यूपी के सीएम रह चुके थे पहले ही, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई थी। लोकसभा की जो निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया। इस कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य तीनों प्रश्न प्रधानमंत्री गत जो प्रश्नगत जो पीएम है वो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित रहे। एकमात्र कौन से हैं? तो चौधरी चरण सिंह। अब जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो चारों ही भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, वीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाई वी चौहान और प्रणब मुखर्जी। जो प्रणब मुखर्जी है वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कब रहे हैं? तो राष्ट्रपति इनके बाद कौन है? तो इनके बाद रामनाथ कोविंद थे उनके, और उनके बाद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उनसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब, और बीजेपी की सरकार में भी रहे कुछ समय के लिए। उपरोक्त प्रश्न के विकल्पों में दिए गए सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। अब कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। जो एलपीजी की नीति है ना, एलपीजी का मतलब गैस नहीं है यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है जिसे हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं, उस समय जो पीएम थे, तो उस समय जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव थे, ठीक है। प्रश्न इसको पूछता है कि वो जो नीति थी वो कब, तो उसकी डेट पूछ लेता है। तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव और 24 जुलाई 1991 को ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये 2004 में पूछा है, लेकिन वर्तमान में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई है, तो उससे संबंधित विवाद भी रहा था उनकी समाधि को लेकर, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। वो कह रहे कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, तो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, तो ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे, तो ये भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ध्यान रखना, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे, तो गलत। पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे, गलत। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री पद धारण किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 2 बार रहे, ठीक है, तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 और 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। अतः उनके प्रधानमंत्री काल के संदर्भ में सही उत्तर विकल्प डी है। वर्तमान 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो 2019 से में, अब ये प्रश्न समझिए क्या कह रहे हैं वो। तो वर्तमान 2019 से, तो 2019 में पद पर पीएम के पद पर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि 2014 में सत्ता परिवर्तन पर जो बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने पद धारण किया था। तो 2019 में वे पीएम नहीं थे, पीएम न होते हुए राज्यसभा के सदस्य थे, और वो राजस्थान से। लेकिन पीएम थे तब उस समय असम से ही राज्यसभा के सदस्य थे। तो निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कहता है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो ये बात सही है, लेकिन मंत्रियों को नीति बनाने में भी लोक सेवक सहायता करते हैं। कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो मंत्री हैं वो 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और 75(3) के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो इस तरह कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामिता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है, तो मंत्री की होती है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है अपने। तो कथन है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो सही है, क्योंकि हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, परंतु समय समय पर इन्हें राजनीतिक रूप से उप प्रधानमंत्री कहते रहे। जैसे गृह मंत्री होता है तो उसे प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसमें पावर होती है, और वो, लेकिन ये जो प्रावधान है वो तब होता है जब किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है और गठबंधन की सरकार होती है, तो उसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सीएम पीएम बन चुके, अब पीएम बने। जैसे राज्यों में भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो कि 2 उप सीएम रखे जा रहे हैं। जैसे एमपी में वर्तमान में 2 उप सीएम है और एक
सीएम है, कारण वो उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग सही है, ना एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, मंत्रिमंडल की सिफारिश होगी, उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ठीक है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। पूछ रहा है कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका सृजन तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें बहुत प्रावधान जोड़े गए थे, आगे देखेंगे। मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, ये भी गलत है। तो उप प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, गैर संवैधानिक पद है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। वो कह रहा है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो गलत हो गया ना, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और जो प्रधानमंत्री है वो मुख्य होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेनाध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। इसलिए न तो एक और नहीं दो, क्योंकि हमने बताया था कि सिविल सेवा जो बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो जो भारत का जो कैबिनेट सचिव होता है वो अपने आप पदेनाध्यक्ष होता है, नहीं कैबिनेट सचिव बनने के बाद अपने आप इसका अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। तो नीचे जो अगर जब आप 53 पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट तरीके से लिख दिया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और वो इसका प्रयोग या तो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन ये गलत है। कैबिनेट जो सचिवालय है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है, तो जो कैबिनेट सचिवालय है वो प्रधानमंत्री के अंडर में ही कार्य करता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः कथन दो भी गलत है। अब पूछ रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये भी बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि किसी के भी हो सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। दूसरे में कह रहा है कि केंद्रीय जो कैबिनेट सचिवालय है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये गलत है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस तरह न तो एक और नहीं दो, दोनों ही सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75 जब 3 को हम देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लगा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक, दो चीजें इसमें, एक तो सामूहिक, एक है उत्तरदायी। जो मंत्रीगण है वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, और जो अनुच्छेद 75(5) है उसमें भी स्पष्ट लिख दिया है कि नियुक्त जो मंत्री है को किसी का सदस्य का अगर सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वो मंत्री नहीं रह सकता। कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय कैबिनेट जो सचिवालय है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कैबिनेट सचिव होता है, और हमने बताया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी यही होता है, यानी जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी होता है।
इस प्रकार दोनों गलत, जो कथन है वो गलत है, और जो डी है वो उत्तर आपका सही होगा। अब वो पूछ रहा है कि कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो 4 स्टेटमेंट दे रहा है और 4 स्टेटमेंट कथन ही कथन दे रहा है वो, तो इसको टर्म मत समझिए। 4, पहला है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। तो यह आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं किया। ठीक है। दूसरा जो कथन है कि कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो समितियां हैं कैबिनेट से संबंधित, उनका जो गठन है वो जरूरत के हिसाब से किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा संचालित किया गया, उसके बाद विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए विभिन्न प्रतिनिधियों को गुट बनाया गया। तो उस तरीके से हम दे सकते हैं, इस तरीके से ये समितियां बनाई जाती हैं और जब जरूरत होती है तो उनका निर्माण किया जाता है, और जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर समाप्त किया कर दिया जाता है। तीसरा है कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों यह आवश्यक नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर जिस भी समिति में अगर प्रधानमंत्री सदस्य है तो उसका अध्यक्ष तो वो होगा ही। और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों यह आवश्यक नहीं है। चौथा है कि संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी गलत है। इस प्रकार केवल 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से कैबिनेट समितियों को। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ये संविधानेतर यानी संविधान से हटके निकाय हैं। कार्य संचालन, जो कार्य करने के जो तरीके हैं, उनके जो नियम हैं, उनके तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। ठीक है। कैबिनेट समिति का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई समिति है, अगर उसमें प्रधानमंत्री सदस्य है तो वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री है तो फिर उससे बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि वो अगर प्रधान है तो फिर वही तो अध्यक्षता करेगा। और कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है, ध्यान रखिए, यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। यानी कोई समिति है अगर उसमें पीएम शामिल नहीं है तभी कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है। संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसके प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते। संसदीय मामलों की जो कैबिनेट मंत्री है उसके प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता है वर्तमान में जून 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 3 और 4 गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना कि जो संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है उनके सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो रक्षा मंत्री हैं। अब पूछ रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो जो मंत्रिमंडल सचिव है वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। तो केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा जो अधिकारी है वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या है प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड या सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो वो संविधान संशोधन
91वां है। ठीक है, अब मैं आपको और बता देता हूँ कि जो 93वां संविधान संशोधन है उससे हमने 15(4) जोड़ा था, और इसमें बताया गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रयास करेगी सरकार। जो 92वां संविधान संशोधन है वो भाषाओं से संबंधित है। इसके तहत हमने जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को जोड़ा था। ठीक है, तो जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में किया गया था के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 जोड़ा गया था। ध्यान रखिए, तो जो उल्लेख है वो 15% का खंड 1 ए जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, जो आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री इंक्लूड है, मंत्रियों की कुल जो सदस्य संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों, ठीक है, की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से की जो सीमा निर्धारित की गई है वो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो जो संविधान संशोधन है वो 91वां है, और 2003 में जो 93वां संविधान संशोधन 2005 है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 15(4) जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, जो वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रयास की बात करता है। अब जो पूछ रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो 18 थी। तो सही है, उस समय जो मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। वर्तमान में जो केंद्र के मंत्रालयों की संख्या है वो 36 है। तो ये गलत है, तो केवल एक सही है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में जो मंत्रालयों की संख्या है वो कितनी थी? तो 18 थी। और वर्तमान में केंद्र में जो कुल मंत्रालयों की संख्या है वो 52 है। आप एक सेकंड और इंतजार करिए, मैं आपको। तो जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय की संख्या है वो 52 होकर 54 है। ठीक है, आज तक का जो अपडेट डाटा है वो है, क्योंकि हम अगर आज क्लास ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपडेट चाहिए पड़े। तो जो 54 है, और जो विभाग है वो 93 है। ठीक है, तो शुरुआत में 18 थी और वर्तमान में तिगुनी हो गई है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि कितनी? तो तिगुनी है, 18 दूनी 36, 18 3 54। अब पूछ रहा है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो जो करंट से संबंधित प्रश्न है और 2022 में पूछा था। तो उस समय जो इनके जो मंत्री थे वो स्मृति ईरानी जी थी। तो ऐसे एक जो प्रश्न है वो करंट से ही संबंधित कभी कभी देखने को मिलते हैं, ज्यादातर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ठीक है, तो जो श्वेत पत्र है वो भारत से संबंधित है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक जो विवरण है श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज तक की लेटेस्ट जो करंट है उसके हिसाब से पूरा, जहाँ पे भी अपडेट करने का पोर्शन होता है वो मैं उसे पहले कर देता हूँ, जिससे जब भी अगर आप पेपर देते हो तो आपको दिक्कत ना हो। जब भी अगर आप पेपर देने जाएं तो फिर एक बार और सर्च कर लें कि जो मंत्रालयों की संख्या वो कितनी है, क्योंकि बढ़ती रहती है। जैसे सहकारिता मंत्रालय बना था, इसी तरीके से वर्तमान जो सरकार है, आप जो आने वाली सरकार है, वो समय या परिस्थिति के हिसाब से मंत्रालयों की संख्या बढ़ती भी रहती है या घट भी सकती है, क्योंकि दो मंत्रालय वो जोड़ के एक मंत्रालय भी बन सकता है। अब वो जो पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का
पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी आयंकर की रिपोर्ट पर। इससे संबंधित एक प्रश्न और देखा था हमने पहले, तो इसका जो आंसर है वो ए। ठीक है। एन गोपाल स्वामी जो आयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडलीय सचिवालय के जो कार्य हैं, वो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर दीजिए। तो वो कह रहा है कि मंत्रिमंडल की जो बैठकों की जो कार्यसूची है उन्हें तैयार करता है, तो सही है, क्योंकि जो कार्य है वो मंत्रिमंडल सचिवालय का। दूसरा है कि मंत्रिमंडल समितियों के अंतर्गत के लिए जो सचिवालय सहायता है, तो ये भी सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो ये गलत है, क्योंकि वित्तीय संसाधनों का आवंटन इसकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अब हम डी में देख लेते हैं कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को जो आवंटित विषय है वो इस प्रकार है कि मंत्रिमंडल और तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता कार्य के नियम, मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। तो मुख्यतः जो मंत्रिमंडल है वो विभिन्न कार्य करता है, उसके लिए जो समय समय पर नीति या योजना जो तैयार करनी होती है वो हमारे जो सिविल सेवा में जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं वो करते हैं, सचिव के रूप में उन्हें देख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो जो संबंधित है वो नीति या कार्यान्वयन से। अब हम देखते हैं कैसे। तो भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली स्प्लिट सिस्टम नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो संबंधित निकाय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसमें वो ये बता रहा है कि जो स्प्लिट सिस्टम है उसमें होता है कि सेंटर के लेवल पर जानी जो केंद्र में जो मंत्रालय है वहाँ पे नीति तैयार की जाती है, और जो उनका क्रियान्वयन है वो विभिन्न राज्यों में जैसे डीएम है उससे नीचे के जो अधिकारी हैं इनको व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के उपराष्ट्रपति तो यह चर्चा में आई गया है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है, तो इस वजह से जो पद है वो फिर चर्चा में है। एक बार इस पर हमने क्लास ले ली और आगे भी विस्तार में चर्चा करेंगे जब भी समय मिलेगा। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है।
अब पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा समिति है उसका प्रधान कौन होता है, तो उसका जो प्रधान है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो प्रधान है अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है किस वर्ष सृजित किया गया था, तो 1951। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद था वो वर्ष 1951 में सृजित किया गया। अब तो 1951 में संसदीय सचिव एक उच्च रैंक का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का जो प्रमुख कार्य है कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 4 में से 3 सही है। ये क्या है, तो इनकी जो समाधि स्थल है जो पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उनके नाम है। तो जो जेहल यानी जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो समाधि है उनका नाम शांतिवन है। जो लाल बहादुर शास्त्री यानी एलवी शास्त्री, उन्हें विजय घाट है। और जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी जो समाधि थी वो शक्ति स्थल है। और जो राजीव गांधी है उनका कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की है। और जो राजीव गांधी की समाधि स्थल का जो नाम है वो वीर भूमि। ठीक है। तो वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है और कर्म भूमि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की है। ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो लास्ट प्रश्न है वो है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अब तो इसमें जय विज्ञान और जुड़ गया है। ठीक है। जब अपडेट है तो ऐसे अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो फिर समस्या नहीं आएगी। तो जय विज्ञान, और इसका जो नारा है वो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से 66 तक रहे थे लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो हमें इसे यहीं पर होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम जो अगली क्लास आएगी उसमें महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित जो नोट्स हैं उसे देखेंगे और उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। तो इस तरह हाँ एक चीज़ और है, जैसे कभी बोलते वक्त कभी कभी जो शब्द है तो उसकी जगह थोड़ा अगर इधर उधर हो जाता तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कभी बोलते बोलते ध्यान नहीं रह पाता। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो शब्द लिखा है उसका उच्चारण उसी तरीके से हो, और अगर कोई भी इसमें गलती होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि क्लास बेहतर से बेहतर आपको प्रदान की जाए और हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो हमने शुरुआत में जो पैटर्न था वो हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, हमारा उद्देश्य है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, गुणवत्तापूर्वक, जिससे जो भी प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं वो अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकें। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं बार बार कहता नहीं हूँ ऐसी चीज़ों की, क्योंकि अगर जिसको देखना है और इसको पढ़ना है वो अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेगा। तो धन्यवाद।